गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। राधे राधे। राधे राधे। आई एम फाइन, हाउ आर यू? तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी है। गुड इवनिंग। बेटा, ग्रुप बनाना इतना जरूरी नहीं है, चिंता ना करो। कुछ होमवर्क दिया था ना मैंने? हाँ, बताइए। बढ़िया है तब तबीयत। ठीक है। हाँ। एल एन प्लस पे पूछते हैं बेटा, एट में एल एन प्लस पे डाउट पूछते हैं, ठीक है। वहां पर पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है। कार्बन टू प्लस, कार्बन का होता है 6। पहले मैं इनके लिख लेता हूँ, 6 6। यहाँ पर होगा 17, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 O2। तो टोटल एक ऑक्सीजन का 8 होता है, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। और 2 ऑक्सीजन दे रखे हैं, तो उस हिसाब से अपन देखेंगे। मैग्नीज का होता है 25। ठीक है, यहाँ पर 25। और मैग्नीशियम का होता है 12। नियोन का होता है 10। फॉस्फोरस का होता है 15। ठीक है, नाइट्रोजन का होता है 7। टाइटेनियम का होता है आपका 22। और क्रोमियम का होता है 24। ये 24। ठीक है। अब हो जाएगा। मेरी आवाज आ रही है ना सब लोगों को? हाँ बेटा, सबको आ रही है, ठीक है। अब इस चीज में देखो, कार्बन का ये हो जाएगा। तो कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो कितने हो जाएंगे? 6। जितना एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने हो जाएंगे फॉर एटम के लिए। 6 6, 17, 6 8। और यहाँ पर हो जाएंगे 16, क्योंकि आपको दिया हुआ है O2। ठीक है। यहाँ पर 25, 25, यहाँ पर 12, यहाँ 10, यहाँ पर 15, यहाँ 7। ठीक है, 22, 24 एंड 24। समझ सकते हो? ठीक है। अब जानते हैं अपन, नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होता है फॉर सेम टाइप ऑफ, फॉर सेम एलिमेंट। केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे होता है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं तो आप बोलते हो, ठीक है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके कम हो जाते हैं तो आप बोलते हो कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखो, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 18, यहाँ पर 10, यहाँ पर आपके हो जाएंगे 9, यहाँ पर 16 और 2 18। और यहाँ पर हो जाएंगे 25 में से 7 गए तो 18, यहाँ पर 20। ये चीज आया सबको? सब लोग रिप्लाई करो चैट में। ठीक है। और यहाँ पर Mg2+, यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 10 होगा क्योंकि न्यूट्रल स्पीशीज है। यहाँ पर हो जाएगा 19। और यहाँ पर हो जाएगा 8। यहाँ पर 21। और यहाँ पर Cr3+21। यहाँ पर +6 हो जाएगा, तो यहाँ 18 हो जाएगा। ठीक है। ये चीज आपका आंसर मैच कर लेना, क्या आ रहा है। ठीक है। सेकंड वाला क्या समझा दो इसमें, सी कार्बन 4+ है ना बेटा?
ठीक है, कार्बन 4+ है और 6 प्रोटॉन है, तो कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, P - E इक्वल टू चार्ज। ठीक है, यहां पर कितना है, 6 - 4, सॉरी 6 - E इज इक्वल टू चार्ज हो गया 4, तो E इक्वल टू 2 हो गया ना, 2O2 वाला। इसमें देखो एक ऑक्सीजन 8 प्रोटॉन कंटेंट करता है, तो 2 ऑक्सीजन कितने करेंगे, 16 प्रोटॉन। ठीक है, 16 प्रोटॉन है और 2 - 4 दे रखा है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 18। ठीक है, सेम इक्वेशन से करेंगे यहां पर। ठीक है, 16 प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू चार्ज विच इज -2, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन सेम मीनिंग नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब चार्ज को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की यूनिट में अपने को ट्रांसफर करना है। ठीक है, टाइटेनियम, टाइटेनियम का आपका होगा एटॉमिक नंबर 22। ठीक है, आइसो डायफर्स मैंने पिछली क्लास में समझाया था। ठीक है, जिनमें डिफरेंस इन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम हो, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम हो। मास नंबर होता है आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एटॉमिक मास होता है एक्चुअल एटॉमिक मास। ठीक है, इसको भी देखेंगे। टाइटेनियम 21 नहीं होता बेटा, स्कैंडियम होता है 21। टाइटेनियम प्लस 21 हो जाएंगे, सही बोला, इलेक्ट्रॉन्स 21 हो जाएंगे। हाँ, जो चार्ज है उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज के टर्म्स में अपन ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज है, इसको देखो। ठीक है, मेरे को तो कुछ भी याद नहीं है, मैं तो सब रटे रटाए चीजों से काम, चिंता क्यों कर रहे हो, आपको तो करना पड़ेगा। ठीक है, आज हम लोग करते हैं, ठीक है, आइसो डायफर्स हो गए। आज अपन पढ़ेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है जिनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, और दोज स्पीशीज in which total number of electrons are same। ठीक है, सब चिंता मत करो, सब मैं बता दूंगा बाद में। ठीक है, अभी तो आप जो पढ़ा रहा हूं केवल उस पर ध्यान दो, विश्वास करो, मैं सब चीजें पढ़वाऊंगा, सब चीजें बताते हैं यहाँ पर। ठीक है, are those species in which the total number of electrons are same, for example Na+, Mg2+ एंड नियॉन। क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है क्या, बताइए, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है क्या, यस, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जा रहे हैं, 10 10 एंड 10। ठीक है, अब आपको मैं एक प्रॉब्लम देता हूं, ग्रुप द फॉलोइंग इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स। इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स में ग्रुप करना है आपको।
F माइनस O2 माइनस कैल्शियम 2 प्लस नियोन आर्गन स्कैंडियम 3 प्लस स्कैंडियम प्लस टाइटेनियम 2 प्लस टाइटेनियम 4 प्लस मैग्नीज प्लस 7 मैग्नीज प्लस 5, ठीक है, क्रोमियम प्लस 6, ठीक है, C3 माइनस H2 माइनस, ठीक है, और Cl माइनस। बताइए इनमें से आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीशीज निकालनी है, अलग करनी है। तो अपन क्या करते हैं, इसमें से पहला फ्लोरीन माइनस उठा लेते हैं। बताओ फ्लोरीन माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बताइए। फ्लोरीन माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन्स। बताओ फ्लोरीन माइनस में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी, फ्लोरीन माइनस में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन कौन सी हैं, चेक करते चले जाओ। O2 माइनस है, क्या कैल्शियम 2 प्लस है क्या इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सामने पेरियोडिक टेबल, ठीक है, सामने पेरियोडिक टेबल, मैं सोल्व कर रहा हूं ना, आप तो आंसर करो, ठीक है। सामने पेरियोडिक टेबल रख लो, उसमें से देखते चले जाओ। O2 माइनस, क्या कैल्शियम 2 प्लस होगी, नहीं। क्या नियोन होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यस। क्या आर्गन आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, नहीं। क्या स्कैंडियम 3 प्लस होगा, नहीं। यहां पर कुछ भी नहीं होगा। क्या C3 माइनस होगा, ठीक है। एक ट्रिक और है, एक चीज और कर सकते हैं अपन ज्यादा इफिशिएंट होने के लिए। यहां पर मुझे बताइए F माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां पर मुझे बताइए 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन्स। कैल्शियम 2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सामने पेरियोडिक टेबल खरीद के लाओ, मैंने बोला था आपसे पेरियोडिक टेबल खरीदो और सामने रखो उसे, ठीक है, पेरियोडिक टेबल खरीदो, ठीक है। नियोन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन्स। आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। स्कैंडियम में कितने इलेक्ट्रॉन, स्कैंडियम 3 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन्स। स्कैंडियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन्स। टाइटेनियम 2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन्स। टाइटेनियम 4 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन्स। Mn प्लस 7 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन्स। Mn प्लस 5 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन्स। Cr प्लस 6 में कितने इलेक्ट्रॉन है, C3 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। H2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैल्शियम माइनस में क्लोरीन माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहां पर ग्रुप कर सकते हो क्या आप ग्रुप कर सकते हो क्या, बताइए F माइनस के कितने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं उसके साथ में, ठीक है। F माइनस के साथ यहां पर कितने स्पीशीज होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन O2 माइनस एंड नियोन, और उसके अलावा कोई है क्या 10 इलेक्ट्रॉन वाला, नहीं। बहुत बढ़िया, तो यहां पर ये हो जाएंगे F माइनस, ठीक है, इस चीज को हटा देते हैं, F माइनस O2 माइनस एंड नियोन। क्या दूसरा पेयर कौन सा होगा, 18 इलेक्ट्रॉन वाला, Ca2 प्लस आर्गन स्कैंडियम 3 प्लस, ठीक है, टाइटेनियम 4 प्लस मैग्नीज प्लस 7 क्रोमियम प्लस 6 S2 माइनस एंड क्लोरीन माइनस, ठीक है। क्या ये क्लियर है सबको, और 20 वाला कौन सा होगा, बताइए 20 वाले कौन से होंगे,
स्कैंडियम प्लस टाइटेनियम 2+, सही है। बताइए इसके बाद कौन सा है? हाँ, Mn प्लस कौन सा वाला? +5 वाला। वेरी गुड, ठीक है। हाँ, Cl कार्बन 3- इज लेफ्ट, ठीक है। ठीक है, अब बताइए, क्या ये दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं? क्या N2O और CO2 आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है? सब लोग आंसर करो बेटा। हाँ, N2O और CO2। अब इसमें देखते हैं अपन, बताओ N2O में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन में कितने? 7 + 7 + 8, ठीक है। ये कितना हुआ? 22 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर कितना है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8 और 8, 22 इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है? क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है? चलो इसको रहने दो, ठीक है, इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो कर लेते हैं यार, अच्छा सवाल था। बताओ, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? है ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो कितना हुआ है? 12, ठीक है। 6 + 1 + 1 + 6 + 8, बताओ कितना हुआ? 22 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर कितने हैं? कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, +7 प्लस नाइट्रोजन, ठीक है। तो बताइए कितना होगा? ये भी 22 इलेक्ट्रॉन्स, 22 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया? इसके बाद पढ़ते हैं अपन आइसोस्टर्स, ठीक है। आइसोस्टर्स होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो और सेम नंबर ऑफ एटम्स हो, ठीक है। बॉन्ड का कुछ नहीं करना, आप तो केवल टोटल फॉर्मूला लिखो। जैसे अभी मान लो कैसा स्ट्रक्चर आ जाता है ना, तो टोटल फॉर्मूला लिखो CH2CO, ठीक है। यहां पर क्या लिखोगे? CH2N2, खत्म बात। इस फॉर्मूले को करो, ठीक है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और दूसरी बात होती है इसमें एक चीज और होनी चाहिए, सेम नंबर ऑफ एटम्स। क्या बताइए? CH2CO एंड CH2N2, क्या ये आइसोस्टर्स हैं? ठीक है, क्या ये आइसोस्टर्स हैं क्या?
यस यस यस, दे आर आइसोस्टर्स, सॉरी, दे आर आइसोस्टर्स। ठीक है, ठीक है। वाई 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 करते ना, चिंता काहे कर। यहां पर देखो, हमने देखे दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, हमने देखा है दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सही है। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं आप दोनों में? कितने एटम है? कार्बन, दो हाइड्रोजन है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन है, तो कितने हुए? 5। यहां पर कितने हैं? CH2N2 में 5 एटम। तो क्या आइसोस्टर्स हुए ये? वेरी गुड ऋषभ जैन, वेरी गुड। ठीक है, यहां पर देखिए N2O एंड CO2, क्या ये आइसोस्टर्स है? करेक्ट, बिकॉज यहां पर कितने एटम है? 3 एटम्स। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगेन 22 इलेक्ट्रॉन्स। इस चीज का क्लियर हुआ आपको? क्या BH3 प्लस CH3 प्लस आइसो, BH3 और CH3 प्लस आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? बताइए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? यस। क्या आइसोस्टर है? यस, क्योंकि दोनों में कितने हैं? बोरोन में कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन में एक, 3 हाइड्रोजन है तो 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, पर प्लस चार्ज है तो -1, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, और यहां पर 3 हाइड्रोजन एटम के हैं तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। एटम कितने हैं? 4 एटम। ठीक है, और यहां पर भी 4 एटम, तो आपके नंबर ऑफ एटम भी सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। ठीक है, कह सकते हैं all all isoelectro all isosters are isoelectronic but all isoelectronics are not isosters। ठीक है, ये चीज अभी लिखने की जरूरत नहीं है, हालांकि डेफिनेशन कंट्रोवर्शियल है थोड़ी सी, इसको मत लिखो। ठीक है, तो यहां पर एक होमवर्क हो जाता है आपका, कंप्लीट रेस ऑन कंप्लीट करके ले आना। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, अनुभव ठाकुर बेटा नींद में थे क्या अभी तक? मैंने आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो पूरा बता दिया ना आपको, मैंने बता दिया है। ठीक है, अब हम लोगों को देखना है यहां पर हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज होगी हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम, एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ठीक है, रेस 00 नहीं करना है आपको, रेस 00 छोड़ो। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कोई मुझे बताएगा कुछ? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कोई बताएगा कुछ, क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? बेटा ये क्वांटम नंबर ही चला है, स्टार्ट हो गया। हाँ, जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझे हम लोग थोड़ा सा।
तो मैं आपको बताया था कुछ चीज समझो। मैं आपको बताता हूं कि जैसे आपने अभी तक आपने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा। क्या लिखा था? 2 सोडियम का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। वेरी गुड। अभी तक आपने लिखा था इसका 281। ठीक है, शेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था कि किस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। 2 पहले शेल में, 8 दूसरे शेल में, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसको लिखते हैं ओल्ड मेथड ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर लिख देते हैं ओल्ड मेथड। और इसका जो नया मेथड है, फालतू का ज्ञान मत दो मुझे, बोहर थ्योरी फालतू का वो मत बताओ मुझे। चुपचाप बता रहा हूं, सुनो उसे। आपका ज्ञान बेटा आपको क्लाउड कर रहा है, सुनने पे बंद, मतलब इस चीज को थोड़ा देखो यार, अननेसेसरी चीजें मत बोलो। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? देखो, इसका 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक, इसका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है ना। इसको न्यू मेथड। तो हम लोग आपको अब नया मेथड सिखाने वाले हैं। ये नया मेथड हम लोगों को सिखाना है आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का नया मेथड हम लोग आपको सिखाएंगे कि ये कैसे लिख दिया सर आपने। जो आपका ओल्ड मेथड है वो ठीक है, अभी तक काम चल रहा था, पर अब अपन नया मेथड से सीखेंगे। ठीक है, उस नए मेथड को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जरूरी है आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, ठीक है, एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। तो आपके लिए क्या ड्यूटी है, 1 से लेकर 36 तक रिमेंबर ऑल द एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक नंबर। 1 से लेकर 36 तक आपको सारे एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, ये पता होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखने हैं। कल आपको पूरे के पूरे याद करके लाने हैं, मैं पूछूंगा। ठीक है, आज मुझे वो भी पूछना था ना, आइसोटर्म्स के बारे में आप लोगों से। ठीक है, ये चीज मैं अभी लास्ट के 15 मिनट्स में आपसे पूछूंगा। ठीक है, तो पहली चीज हुई एटॉमिक नंबर, यू नीड टू रिमेंबर दैट। आप इसके लिए क्या करोगे? आप इसके लिए करोगे कि आप एक पीरियोडिक टेबल, बड़ा सा चार्ट होता है ना, वो खरीद के लाओगे। उस बड़े से चार्ट में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो वो सब अच्छी बात है, वो बड़ा सा चार्ट खरीद के लाओगे और उसे घर पे रख के सामने लर्न करोगे सारा सा। ठीक है बेटा, कहीं से टाइप करके मेरे को इन्फॉर्मेशन देना कोई नई बात नहीं है, आपको चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है हाँ, दूसरा रिक्वायरमेंट होता है क्वांटम नंबर का। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए पहले तो आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। उस एटॉमिक नंबर को पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कल से 1 से लेकर 36 तक सारा का सारा याद करके लाएंगे। ठीक है, हाँ। अब दूसरी चीज आपको होनी चाहिए क्वांटम नंबर के बारे में आइडिया। तो हमारा क्या होगा कि कुछ लेक्चर्स तक एक्सरसाइज क्वांटम नंबर्स के बारे में ही पता चलेगी। ठीक है, कुछ लेक्चर्स तक हम लोग क्वांटम नंबर्स के बारे में ही पता करेंगे। ठीक है हाँ, पेरियोडिक टेबल लर्न करवाएंगे बाद में। ठीक है, अभी नहीं। पेरियोडिक टेबल चैप्टर आएगा ना, सेकंड चैप्टर, उसमें लर्न करेंगे इस चीज को। ठीक है, क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर में आपको पहली चीज देखनी है, इट इज सेट ऑफ नंबर विच गिव आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट एग्जैक्ट लोकेशन, एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यू बोल सकते हो। ठीक है, यहां पर क्वांटम नंबर के बारे में क्या बोलोगे, इट इज सेट ऑफ नंबर्स which gives an idea about
एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहां पर लोकेशन भी बोल सकते हो। लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको आइडिया देगा, ठीक है। ठीक है, ये 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं, दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। ठीक है, पहला होगा आपका, लिखो n, जिसको आप लिखोगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ठीक है, दूसरा होगा आपका स्मॉल एल। स्मॉल एल लिखना है, यहां पर कैपिटल एल नहीं लिखना है। ये होगा एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तीसरा होगा आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम, स्मॉल एम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, और फोर्थ वाला होगा आपका एस, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, एल, एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल, एजीम्यूथल, ए जेड आई है ना, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये क्या होगा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ओके, तो 4 क्वांटम नंबर हो गए। अब इस चीज को ऐसे समझो, यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। कभी लाइब्रेरी में गए हो आप? लाइब्रेरी में गए हो? लाइब्रेरी में बुक्स कैसे असाइंड होती है? आपने कभी देखा होगा लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह के बारे में। सपोज ये आपकी लाइब्रेरी है, ठीक है, ये आपकी लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में सेक्शन किए हुए, सेक्शन ए बी सी डी। ये सेक्शन ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। ये फ्लोर है, और जो बताया गया है ये फ्लोर है। ठीक है, ये कौन सा फ्लोर है? फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, ये कौन सा फ्लोर है? सेकंड फ्लोर। डायग्राम बनाओ, ये थर्ड फ्लोर, और ये फोर्थ फ्लोर। ठीक है, हाँ, आपने देखा होगा लाइब्रेरी, बड़ी सी लाइब्रेरी, वहां पर ए बी सी है ना, सेक्शन होते हैं ए बी सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर। आपको समझ में आया? क्वांटम नंबर भी कुछ ऐसा ही है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, मैं आपको आइडिया देना चाहता हूं। क्वांटम नंबर का नोटिफिकेशन जो है एन एल एम एन, एन एल एम और एस, ये एक्चुअली बताता कुछ इस तरीके से ही है। ठीक है, हाँ, अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया, अभी क्या बता दीजिए। अच्छा, इसकी पूछ रहे हो क्या? ठीक है, ये लिखो। हाँ, लाइब्रेरी है आपके घर में, आपके पास में लाइब्रेरी है। आपने देखा सेक्शन ए बी सी। सेक्शन ए बी सी क्या हो सकते हैं? किसी में हिस्ट्री की बुक्स होगी, किसी में इकोनॉमिक्स की होगी, किसी में केमिस्ट्री की होगी, किसी में साइंस मैथमेटिक्स की बुक होगी। क्वांटम नंबर चल रहा है बेटा, क्वांटम नंबर, नींद से बाहर निकलो। जब क्वांटम नंबर्स आ गया तो क्वांटम नंबर ही चलेगा ना। ठीक है, समझो। ठीक है, ये लाइब्रेरी है आपके पास में। अब इसमें देखो, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। अगर अगर इसमें भी मैं ये बताऊं, अब मान लो आपसे मैं बोलूं कि बी सेक्शन में फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, या बी सेक्शन में सेकंड फ्लोर पे जाओ। ठीक है,
हालांकि हालांकि फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर होता है, पर समझो कि बी सेक्शन में सेकंड फ्लोर पे जाओ, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ भाई गए, बी सेक्शन में सेकंड फ्लोर पे गए। आपको समझ में आ गया कि ये बी सेक्शन में सेकंड फ्लोर पे गए, उसमें आपको फर्स्ट फर्स्ट रो में थर्ड न्यू मानोगे, फर्स्ट रो में फोर्थ बुक सेलेक्ट करनी है। तो आपने देखा कि ऐसी ऐसी रो बनी हुई थी, ये फर्स्ट रो हो गई। अब इसमें देखो, ये फर्स्ट रो हो गई। आप इसमें ऐसे किताबें अरेंज करी थी, आपने देखा कि आपको फोर्थ बुक बताना है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो फर्स्ट रो में आपने फोर्थ बुक उठाई, मान लो, ठीक है। तो फर्स्ट रो में आपने फोर्थ बुक उठाई, तो आप क्या बोलोगे इस चीज को? इस चीज को आप इस तरीके से बोलोगे कि मैंने बी सेक्शन फर्स्ट, बी सेक्शन सेकंड फ्लोर, ठीक है, बी सेक्शन सेकंड फ्लोर, ठीक है, फर्स्ट रो फोर्थ बुक, यही बोलोगे ना। बी सेक्शन, आपको पूरा एड्रेस देना है उस किताब का, तो आप क्या बोलोगे? बी सेक्शन फर्स्ट फ्लोर, आप बोलोगे कि बी सेक्शन में फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। फिर पहली, फिर आप बोलोगे कि पहली रो में से फोर्थ बुक उठानी है। आया नहीं आया समझ में? ठीक है, हाँ। बी सेक्शन में से आपको सेकंड फ्लोर पे जाना है, तो फर्स्ट रो में से फोर्थ बुक उठानी है, ठीक है। क्वांटम नंबर क्या बताता है? क्वांटम नंबर उस चीज का एड्रेस बताता है, ठीक है। एड्रेस जिस तरीके से आपने लाइब्रेरी की बुक्स में बताया ना, वैसे ही क्वांटम नंबर में आएगा। अभी मैं बताता हूं, ठीक है। इनको यहां लिख लो, ठीक है, ये लिखो। एन इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके साइड में लिख देना, इसको अपन बोलते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है शेल को, ठीक है। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? शेल, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करेगा एल सब शेल को, एम करेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपके ओरिएंटेशन को, ठीक है, ऑर्बिटल को, ठीक है। ऑर्बिटल में जो ओरिएंटेशन डिफरेंट एक सबशेल में डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन वाले ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल को। और ये क्या करेगा? स्पिन को बताएगा, ठीक है। अब एम, इसको इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एन से, इसको एल से, इसको एम से भी किया जा सकता है, एम एल से भी कर सकते हैं, इसको स्मॉल एच से भी किया जा सकता है, एम एस से भी किया जा सकता है, ठीक है। बेटा एटॉमिक स्पिन जैसी कोई चीज होती नहीं है, मतलब आपके सिलेबस में तो नहीं है एटलीस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन है, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये ऑर्बिटल्स को बताता है, और स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये इनको बताता है, स्पिन को बताता है, ठीक है। ठीक है। अब एक चीज देखो, अब मैं यहां पर लिखता हूं जनरल वैल्यूज ऑफ डिफरेंट क्वांटम नंबर। अभी सब समझ में आ जाएगा आपको। जनरल वैल्यूज ऑफ डिफरेंट क्वांटम नंबर्स, यहां पर देखिए, ठीक है।
एन की वैल्यू है, एन क्या चीज बताता है बताइए, एन क्या चीज बताता है? हाँ, शेल। जो एन की वैल्यू है वो कहां से कहां तक वेरी देखो, एन वैल्यू वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ठीक है, वेरी गुड। जिसके बाद एल की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी? ठीक है, एल की वैल्यू वेरीज करेगी 1 टू n-1, ठीक है, n-1 से एक कम, समझ रहे हो ना? नहीं, n से एक कम एल की वैल्यू 1 से लेकर n-1 तक जाएगी, ठीक है। m की वैल्यू वेरी करेगी, m वैल्यू वेरीज फ्रॉम, ठीक है, -l टू +l इंक्लूडिंग 0। अभी लिखो इसे, ठीक है। s की वैल्यू होती है +½ एंड -½ ठीक है। हाँ, जो लिखा हुआ है चिराग सामने लिखा हुआ है, रिपीट करने की क्या जरूरत बेटा। देखो, एन वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी? 0 से लेकर, सॉरी 1 से लेकर इंफिनिटी तक। एल की वैल्यू आपकी वेरी करेगी 1 से लेकर n-1 तक, ठीक है। एम की वैल्यू वेरी करेगी -l टू l इंक्लूडिंग 0, ठीक है। और एस वैल्यू करेगी -½ से -½ n +½ ठीक है। अब इसमें देखिए, यस, दोज आर द, नहीं दोज आर द रेंज नहीं बेटा, वेरी वैल्यू वही होगी, ठीक है। अब इसमें इस तरीके से समझो, इसमें इस तरीके से समझो कि यहां पर देखो कि अगर आपका, मैं यहां पर ऐसे बताऊं, ठीक है, ये मैं बताता हूं, ठीक है। इसमें देखो, ये n इक्वस टू 1 है, मान लो ये n इक्वस टू 2 है, ये n इक्वस टू 3 है, n इक्वस टू 4 है, अभी 4 तक ही रखते हैं मानो। तो आप क्या देखते हो, इस चीज को ढंग से समझना, ठीक है। जब n इक्वस टू, लिखो, पहले लिख लिया गया चीज, जल्दी से लिखो, एस वैल्यू -½ +½ होती है, सब समझ में आएगा अभी, ठीक है। अदनान अशरफ, अपना हैंड रेज कीजिए बेटा। अदनान अशरफ, अपना हैंड रेज कीजिए। हाँ बेटा, बताइए क्या दिक्कत है। सर फॉरवर्ड, सर हो गया, लिख लिए थे, यही बोलना था। आपने क्या बोला, फॉरवर्ड क्लास का मतलब? सर मतलब हम, मेरा लिखा हो गया था, इसलिए बोले सर स्टार्ट। ठीक है, ठीक है। सब धीरे धीरे समझ में आएगा, एक साथ थोड़े ना, आईआईटी का मजाक थोड़े ना, एक साथ कैसे समझ में आ जाएगा, सब धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। ऑर्बिटल सब समझ में आएगा, सब शेल सब समझ में आएगा, -l जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है वो, ठीक है। इतना पैनिक ना किया करो यार, जो समझाया जा रहा है वो समझो, जो नहीं समझ में आ रहा है उस पर फोकस ना करो, सब समझा देंगे। अब देखो, अब n इक्वल टू 4 है, अब n इक्वल टू 4 है, यहां पर फोकस करो बेटा। जब n इक्वल टू 4 है तो आपकी इसके अंदर ही, इस 4 के अंदर ही l की वैल्यू होगी,
बताइए n इक्वल टू 4 है तो इस 4 के अंदर ही आपकी l की वैल्यू होगी। बताइए n इक्वल टू 4 है तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0, 1, 2 एंड 3। यहां पर l इक्वल टू 0 होगा, l इक्वल टू 1 होगा, l इक्वल टू 2 होगा, l इक्वल टू 3 होगा। क्या अपन ने वहां लिख रखा था वो समझ में आया आपको? मैंने क्या लिख रखा था वहां पर? यहां 0 करो, 0 टू n-1, ठीक है। हाँ, l इक्वल टू 0 से n-1 तक। तो क्या समझ में आया आपको? 0, 1, 2 एंड 3। 1 से नहीं, 1 से नहीं, वो गलती से लिखा है, मैं आ गया, 0 आएगा बेटा, है ना। 0, 1, 2 एंड 3। उस n के अंदर ही l की वैल्यू आएगी 0, 1, 2 एंड 3। हाँ, 0 कर लो, वो गलती से लिखा है, मैं आ गया, ठीक है। अब अगर मैं l इक्वल टू 3 की बात करूं तो बताइए n की कौन कौन सी वैल्यू होगी? बताइए, अगर हम लोग बात करें l इक्वल टू 3 की तो n की वैल्यू होगी यहां पर, ठीक है, यहां पर होगी -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। आया समझ में? अब किस तरीके से n के अंदर l एग्जिस्ट करता है और l के अंदर m एग्जिस्ट करता है। ज्यादा पंचायत ना करो, व्हाट इज एल, व्हाट गिव्स एल, कोई ऐसे सिग्निफिकेंस मत ढूंढो, अभी जो बता रहा हूं उसको वैसे पढ़ो। आपको बेटा कोशिश करो समझने की। मैं इतना इतना इजी डायग्राम बना दिया, अब आपको इसमें भी नहीं समझ में आ रहा क्या? जब n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 0, 1, 2, 3, और l की फिर उसमें से किसी एक को उठाइए और फिर उसको वापस डिवाइड कीजिए, ठीक है। हाँ, इसको बोलेंगे अपन अंडरस्टैंडिंग क्वांटम नंबर थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। हाँ, ड्रॉ कीजिए इस चीज को। सब बताऊंगा, चिंता ना करो। ठीक है। हाँ, ये चीज समझ में आई आपको? लिख लिया आपने? हाँ। अब मेरे कुछ सवालों का जवाब दे यहाँ पे। फॉर n इक्वल टू 3, हाउ मेनी l वैल्यू विल एग्जिस्ट? बताओ कौन कौन सी n इक्वल टू 3 के लिए l वैल्यू कौन कौन सी एग्जिस्ट करेगी? जब n इक्वल टू 3 होगा तो l की वैल्यू होगी 0, 1 एंड 2 होगी, ठीक है। अच्छा, फॉर
For n equals to 3, how many m value will exist? बताओ। सोच लो, दिमाग लगाओ इसमें यार। आप लोग दिमाग नहीं लगा रहे, नहीं बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रहे आप। n इक्वल टू 3 है तो l की वैल्यू होगी 0, 1 एंड 2। जब l इक्वल टू 0 है तो m की वैल्यू क्या होगी? 0। पक्का? ये मेरे मेरे क्वेश्चन का आंसर करो आप। तो l इक्वल टू 0 है तो m की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है। l इक्वल टू 1 है तब m की वैल्यू क्या होगी? बेटा आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देना इंपॉर्टेंट है। l इक्वल टू 1 है तो m की वैल्यू क्या होगी? -1, 0 एंड 1। जब l इक्वल टू 2 है तो m की वैल्यू क्या होगी? -2, -1, 0, 1 एंड 2। देखो मैंने क्या बताया, यहां पे ये चीज पढ़ो। मैंने क्या बोला कि l की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है? 0 से लेकर n-1 तक। और m की वैल्यू उस l के रिगार्ड में, उस l से कितनी वेरी करती है? -l से +l इंक्लूडिंग 0। पर्टिकुलर l के लिए m की वैल्यू कौन सी होगी? माइनस l से l इंक्लूडिंग 0। ठीक है। तो अब इसमें यह चीज मत करना कि सर ये 0 0 0 ये सेम हो जाएगा। नहीं, ये 0 और ये 0 अलग है। मतलब ये 0 इस l इक्वल टू 0 के लिए है, ये 0 इस l इक्वल टू 1 के लिए, ये 0 इस l इक्वल टू 2 के लिए। तो ये तीनों अलग अलग है। तो टोटल m वैल्यूज कितनी होगी? 9। 9। l की वैल्यू 0 से n-1 है तो l की वैल्यू तो अपन ने 0, 1, 2 ही तो लिया है बेटा। m की वैल्यू ली है अपन ने तो -l से l तक। समझे? हर l इक्वल टू 0 के लिए m की वैल्यू डिफरेंट होगी। l इक्वल टू 1 के लिए, l इक्वल टू 1 के लिए ml की वैल्यू, ml की वैल्यू -1, 0, 1 होगी। और l इक्वल टू 2 के लिए ml की वैल्यू -2, -1, 0, 1, 2 होगी। चलो एक एग्जांपल और करो। फॉर n इक्वल टू 4, हाउ मेनी ml वैल्यू एग्जिस्ट? फॉर्मूला ना यूज करो, लिखो, काउंट करो। फॉर्मूला मत यूज करो। फॉर्मूला मत यूज करो। n इक्वल टू 4 हो गया तो l की वैल्यू होगी 0, 1, 2 एंड 3। l इक्वल टू 0 के लिए ml की वैल्यू कितनी होगी? 0। यहां पर ml की वैल्यू कितनी होगी? -1, 0 एंड 1। यहां ml की वैल्यू कितनी होगी? -2, -1, 0, 1 एंड 2। यहां ml की वैल्यू कितनी होगी? -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। समझ में आया? टोटल काउंट करो कितना है ये? 16। टोटल 16 ml वैल्यू।
ठीक है। ठीक है, अब इनका मीनिंग समझते हैं। ठीक है, ये सब नोट कर लिया सबने? बेटा 9 ही होगी, काउंट करो। देखो आपको यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा, आपको अपना इंटरनेट कनेक्शन सही करना पड़ेगा। ठीक है, आप मुझसे बार बार नहीं कह सकते बेटा कि मैं ये रिपीट कर दो। इतने बड़े बड़े कंसेप्ट से मैं रिपीट कैसे करूंगा? अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है ना, तो आप इस लेक्चर को दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस लेक्चर को दोबारा रिकॉर्डेड मिलेगा, उसको दोबारा रिपीट करो, वहां देख लेना। ठीक है, दोनों बराबर है, एम और एम एल दोनों बराबर है। ठीक है, हाँ। अब यहां पर लिखो अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर का मतलब समझना है अब अपने को। सब देख पाते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर आ जाएंगे आपके पास, अपलोडेड रहते हैं, वो 2-4 दिन के लिए, कई दिन के लिए रहते हैं। ठीक है, हाँ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताओ। बताओ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? एन से। वेरी गुड, सब लोग आंसर करो, नोट्स में देख के ही आंसर करो, पर आंसर करो। किस चीज को बताता है ये शेल को बताता है। इसकी वैल्यू कहां तक वेरी करती है? 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, ये बाद में किस चीज को बताता है? ये साइज ऑफ ऑर्बिटल को साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है। ठीक है, ये सब शेल को भी, साइज ऑफ शेल भी बताता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं साइज ऑफ एटम को भी बताता है। आप आगे लर्न करोगे, ये तीनों चीजें एक ही होती है। मतलब आप जनरली कह सकते हो, इन जनरल वी कैन से दैट एन इंक्रीजेस। ठीक है, एन इंक्रीज करेगा तो साइज इंक्रीज करेगा। ठीक है, एन इंक्रीज करेगा तो आपका साइज इंक्रीज करेगा, जनरली आप बोल सकते हो। ठीक है, और ये किस चीज को और बताता है? एनर्जी को बताता है। ठीक है, एन इंक्रीज करेगा तो आपका एनर्जी इंक्रीज करेगा। ठीक है, आया समझ में? लिखा सबने? नहीं बेटा, साइज फिक्स नहीं है। साइज फिक्स है मतलब क्या कहना चाहते हो आप? नहीं नहीं नहीं, साइज फिक्स, एटम का साइज एन इंक्रीज करेगा तो एटम का साइज इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज लर्न करो कि एनर्जी और स्टेबिलिटी के बीच में आप एक क्राइटेरिया समझो। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज करेगी तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ठीक है, हाँ। अगर सिस्टम की, अगर न्यू बोलोगे तो सिंपल फॉर्म में बोल सकते हो, सिस्टम एनर्जी इंक्रीजेस, इट्स स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, सिस्टम में स्टेबिलिटी ठीक है,
अगर एनर्जी इंक्रीज करेगी तो सिस्टम की स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। अब इसको इस तरीके से समझते हैं। अब आप समझो कि जब आप ग्राउंड पे ऑटोमेटिकली खड़े हुए, ठीक है, एक खड़े हुए हो, है ना, 3 पोजीशंस बताता हूं मैं आपको, ठीक है, एक तो बैठे हुए हो, एक खड़े हुए हो, एक भाग रहे हो, तो बताओ किसमें सबसे ज्यादा आप स्टेबल हो? ठीक है, मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। आप एक बैठे हुए हो, एक सिटिंग हो, एक सिटिंग पोजीशन पे है, एक स्टैंडिंग पोजीशन पर है, एक फास्ट मूविंग पोजीशन पर है। बताओ किसमें ज्यादा स्टेबल हो? सिटिंग पोजीशन पर। मूविंग पोजीशन पर आपके पास ज्यादा एनर्जी है। सेम चीज स्टैंडिंग पोजीशन पर चांसेस है गिर जाओगे। हाँ, सिस्टम इसी तरीके से काम करता है। अगर सिस्टम के पास एनर्जी ज्यादा है तो उसके स्टेबिलिटी कम होती है। ठीक है, जैसे अभी किसी बच्चे का एग्जांपल लो, किसी बच्चे का एग्जांपल लो कि बच्चे का ये एग्जांपल लो कि अगर बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, टोडलर, टोडलर होता है ना, जो छोटा बच्चा होता है, छोटा जो छोटा सा इन्फेंट होता है 1 साल के अंदर, अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है तो क्या वो घूम घूम के अपने आप को हर्ट करेगा? नहीं कर सकता। अगर ज्यादा एनर्जी होती है तो बच्चों के ज्यादा चोट लगती ना, नहीं समझे? अगर सिस्टम के अंदर एनर्जी कम होती है तो सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है। ये चीज एकदम मन में कंठस्थ कर लो, याद कर लो कि सिस्टम के अंदर एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। तो सिस्टम के अंदर एनर्जी इंक्रीज करेगी तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब यहां पर ये चीज समझो। सपोज ये है, ये दिख रहा है आपको, ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट शेल्स है। ये भी दिख रहे होंगे आपको, दिख रहे? ठीक है, ये देखो, ये कौन समझदार है? शुभम अग्रवाल। मैंने ऐसी चीजों के लिए मना किया हुआ है ना बेटा, इतने सारे मैसेज एक साथ नहीं टाइप करते, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। यस यस यस, मन्या तनेजा, इन्होंने बोला है इफ वी कैन लर्न दिस एफ समथिंग एज अ मोर एनर्जी इट विल बी हाइव्ड एंड देयरफॉर लेस स्टेबल। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग में ये चीज यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब ये समझो कि अगर यहां पर न्यूक्लियस है, ठीक है, अब यहां पर न्यूक्लियस है आपके पास में, है ना, और ये इलेक्ट्रॉन है, ये E1 है और ये E2 है, ये समझो। इसको समझो, ये दिख रहा है आपको? बेटा यहाँ पे आपका MANYA लिखा हुआ है, मान्या, मान्य नाम है, ठीक है। हाँ, तो यहां पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। बताइए, पहले तो एक चीज लर्न करने की जरूरत है, जो सबसे क्लोजेस्ट होगा ना न्यूक्लियस के, जो शेल होगा उसको N=1 बोलेंगे, इस वाले को N=2 बोलेंगे और इस वाले को N=3 बोलेंगे, शेल। ऐसे N=1 2 3, जो सबसे क्लोजेस्ट होगा ना न्यूक्लियस के उसको N=1 बोलते हैं, N=2 बोलते हैं, फिर N=3 बोलते हैं। एक्चुअली रियलिटी में ये सब होते ही नहीं है, ये चीज आप बाद में लर्न करोगे, पर पहले ऐसे ही लर्न करो कि N=1 N=2 N=3 होते हैं। अब मान लो इलेक्ट्रॉन N=2 में है, ठीक है। अब यहां पर देखो N=2 वाला इलेक्ट्रॉन, N=3 वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, N=
3 वाला इलेक्ट्रॉन। बताइए E1 E2 E3 में सिद्धार्थ, रक्षित, अपना हैंड रेज करो बेटा। हाँ बताइए बेटा, क्या पूछ रहे हो? एक मिनट रुको बेटा, क्या पूछ रहे हो? सिद्धार्थ, रक्षित, बताइए बेटा क्या पूछ रहे हो? मेरे को आवाज नहीं आई बेटा आपकी। बोलो बेटा क्या पूछ रहे हो? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? चैट में टाइप करो। हाँ बताइए बेटा। सिद्धार्थ रक्षित का ये यहाँ पर है सवाल कि सर इलेक्ट्रॉन वेव है कि पार्टिकल है। तो अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करो यहाँ पर कि क्या ये सवाल अभी रेलेवेंट है क्या? बताइए, क्या यहाँ पर रेलेवेंट है क्या सवाल? क्या मैंने अभी तक कोई वेव नेचर, पार्टिकल नेचर का डिस्कशन किया क्या? नहीं। बहुत बढ़िया, नहीं आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया। क्या क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्या? यस। बहुत डिफिकल्ट है क्या? यस। ठीक है बेटा, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी उस क्वेश्चन को आप बीच में, जब हम लोग अच्छी तरीके से कंसेप्ट लर्न कर रहे हैं एनर्जी और स्टेबिलिटी वाला, आप उसमें बीच में वो सवाल डाल के अपने माइंड को एक फ्लो तोड़ रहे हो बेटा, उससे आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। मैं विश्वास करता हूं ना आपको पार्टिकल नेचर और वेव नेचर ड्युअलिटी समझ में आने वाली, और ना क्वांटम नंबर समझ में आने वाला। ठीक है, दोनों नावों में सवार होना छोड़ो बेटा, एक जो पढ़ा रहा है टीचर उस पर विश्वास करो। आईआईटी में सब कुछ कवर्ड है। ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं, क्वेश्चन पूछो, नो डाउट, हर क्वेश्चन पूछो, पर जब सिलेबस उस चीज का चल रहा है तो उससे रिलेटेड उसकी डेप्थ में जाओ। जो पूछ रहा हूं उसकी डेप्थ में जाओ। ठीक है, अदनान अशरफ, मेरे को मत सिखाओ बेटा क्या पढ़ाना है क्या नहीं करना है। अगर आपको क्लास अच्छी नहीं लग रही तो आप बाहर जा सकते हो। मैं यूं बोल रहा हूं कि आप डेप्थ में जाओ, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना उसके डेप्थ में जाओ। ठीक है, वो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा। तो मैं यहां पे बोला कि 3 इलेक्ट्रॉन है, E1 E2 E3। तो क्या आप मुझे बता सकते हो तीनों इलेक्ट्रॉन्स में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा और कौन ज्यादा अनस्टेबल होगा? ठीक है, हाँ, स्टेबिलिटी क्राइटेरिया का जवाब दें तो E1 मोर स्टेबल होगा, E2 कम स्टेबल होगा, E3 कम स्टेबल होगा। ठीक है, हाँ, E3 क्यों कम अनस्टेबल है बताइए? क्यों E3 क्यों कम स्टेबल है? क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी का है। ठीक है, वो न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, जो न्यूक्लियस के पास होगा, अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में पास होंगे तो उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। नहीं समझे? ठीक है, जो यू समझो, यहां पर एक स्टेटमेंट लिख लो। यहां पर एक स्टेटमेंट लिखो, एस, यहां लिखो एस पॉजिटिव एन नेगेटिव, यहां पर इसकी जगह लिखो एस अपोजिट चार्ज, वो ज्यादा सही रहेगा। दूर रहेंगे, ये लिखो एज अपोजिट चार्ज मूव अपार्ट, their stability in decreases।
अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है तो एनर्जी के बारे में क्या बोल सकते हैं? एनर्जी इंक्रीज कर रही है। अभी समझाऊंगा। एज सेम चार्ज move closer, their stability decreases, ठीक है, and energy increases। अब सोचो, जब आपने कभी आपने चार्ज के साथ तो एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा, हालांकि किया है आपने, पर मैग्नेट के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया होगा। मैग्नेट के साथ अपन देखते हैं सेम पोल अगर पास पास आते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल्शन होता है, ठीक है। क्या गलती है? मूव क्लोजर, देयर स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, एनर्जी इंक्रीजेस। संजोग बेटा क्या गलती है इसमें? अपार्ट देयर स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, मूव क्लोजर अगर पास में आते हैं तो फर्स्ट वाले में एज अपोजिट चार्ज मूव अपार्ट देयर स्टेबिलिटी डिक्रीजेस एंड एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है। हाँ, तो यूं समझो कि अब अगर सेम चार्ज होंगे और वो पास पास आते हैं तो आपने मैग्नेट का केस देखा है, ठीक है। जब मैग्नेट का केस देखा होगा तो आपने देखा होगा मैग्नेट सेम पोल अगर आसपास आते हैं तो एक दूसरे का रिपल्शन बढ़ता है, ठीक है। रिपल्शन बढ़ता है तो सिस्टम को आपको होल्ड करना पड़ता है जबरदस्ती, तो सिस्टम अनस्टेबल हुआ नहीं हुआ, ठीक है। सेम चीज अपोजिट से यहां पे क्या होता है? चार्ज के केस में अगर सेम चार्ज पास पास आते हैं तो रिपल्शन बढ़ता है, और अपोजिट चार्ज पास पास आते हैं तो रिपल्शन घटता है, अट्रैक्शन बढ़ता है। तो अपोजिट चार्ज को अगर दूर ले जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, और सेम चार्ज को पास लाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद लिखते हैं अपन एजिमुथल क्वांटम नंबर। सबको सब समझ में आ रहा है ना? एजिमुथल क्वांटम नंबर सब समझ में आ रहा है ना? ठीक है। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सबशेल को, ठीक है। एजिमुथल क्वांटम नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सबशेल को, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया वो रिकॉर्डेड लेक्चर एक बार फिर से देख ले, वहां पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, डिक्रीज लिखा है बेटा मैंने, क्योंकि एक को दूर ले जा रहे हैं और एक को पास ला रहे हैं। थोड़ा फोकस करो बेटा, ठीक है। ये एजिमुथल क्वांटम नंबर सबशेल को रिप्रेजेंट करता है बेटा। लेस कोवेलेंसी, मोर स्टेबिलिटी। बताओ एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज कहां से कहां वेरी करती है? 0 से लेकर n-1 तक, ठीक है। ये किस चीज को बताता है? ये शेप ऑफ ऑर्बिटल को बताता है, ठीक है। शेप ऑफ ऑर्बिटल को बताता है, और यहां पे एनर्जी देखो, एल इंक्रीज करेगा तो ई इंक्रीज करेगा। आर्यन घई बताया बेटा, अपना हैंड रेज करो। आर्यन बेटा अपना हैंड रेज करो। आर्यन बेटा अपना हैंड रेज करो। हाँ, बताइए बेटा, मैंने कहा गलत? यस सर। मैंने सर यहाँ अपने दोनों पॉइंट्स में सेम लिखा है। कहा सेम लिखा है बेटा? पढ़ो तो सही दोनों पॉइंट। Sir, as opposite charge move apart, their stability decreases and energy increases. As same charge move closer, their stability decreases and energy increases. एक में अपार्ट लिखा हुआ है, एक में क्लोजर लिखा हुआ है ना बेटा? सेम Yes, कहा है, sir. फिर गलत है क्या है?
नहीं, दोनों डिफरेंट केस है। एक में दूर जा रहे हैं, एक में पास आ रहे हैं। अपोजिट चार्ज दूर जा रहे हैं तो उनका स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, और अपोजिट चार्ज पास आते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। ठीक है, अरे भैया मैंने वो अलग अलग लिखा हुआ है, एक में चार्ज को मैं दूर ले जा रहा हूँ, एक में पास ले रहा हूँ। मयंक सिंह, आपके पास मैसेज आ जाएगा बेटा, ठीक है, ऑफलाइन। अब समझ में क्लियर हुआ? एक में दूर जा रहे हैं चार्ज, एक में पास जा रहे हैं। डाउट अभी इस क्लास के बाद में मैं टाइम दूंगा आपको सफिशिएंटली, चिंता मत करो। ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल बताते हैं, ये चीज भी एनर्जी को बताते हैं। आप लिखोगे जनरली अगर एजिमुथल क्वांटम नंबर इंक्रीज करेगा तो आपका ई इंक्रीज करेगा। अमित कुमार, बेटा ये सब डाउट मेरे से एट द एंड क्लास में पूछ लेना, ठीक है? हाँ, क्लास के एंड में पूछ लेना, ठीक है? जनरली एल इंक्रीजेस, ई इंक्रीजेस, एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है ना? अब एक चीज और लर्न करो यहां पर, चलो आज यहां तक ही रखते हैं और इस चीज को कल करेंगे अपन। ठीक है, आज टाइम जल्दी हो गया यार। ठीक है, इस चीज को कल करते हैं। ठीक है, हाँ, अब जिसको भी जो भी डाउट आ रहा है वो पूछ लो मेरे से। ठीक है, चिंता मत करो यार। देखो बेटा, ऐसे परेशान ना हुआ करो कि कोई चीज गलत लिख दी या सही लिख दी, सब सही लिखा जाएगा। ठीक है, सही तरीके से समझाऊंगा आपको, चिंता क्यों कर रहे हो? मैं कोई पहली क्लास थोड़े ना लूंगी। जिस चीज को डाउट पूछना है अपना हैंड रेस करें, माइक बंद करें। ठीक है, माइक बंद करें, माइक बंद करें। ठीक है, अपना हैंड रेस करें, माइक बंद। ठीक है, कनिष्क नागर, बताइए बेटा क्या डाउट है? सर ये पूछना था कि सर E1 ज्यादा स्टेबल कैसे होगा E2 से? क्योंकि ये वाला चीज लगाओ ना, अपोजिट चार्ज अगर दूर जाते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, और अपोजिट चार्ज पास में आते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। अब बताइए यहाँ पर अपोजिट चार्ज कौन कौन से हैं, बताइए। सर इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूक्लियस वाला। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है ना बेटा? यस सर। ठीक है, तो अपोजिट चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज अगर पास में होंगे तो E2 में पास है कि E3 में पास है, बताइए। E1 सर E1 में पास है। E1 में पास है, फिर E2 में, फिर E3 में, मतलब E3 में सबसे दूर है। ठीक है, हाँ तो बताइए अगर अपोजिट चार्ज दूर होते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, इंक्रीज करती है? सर डिक्रीज करेगी। स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। तो आप बताइए E1 E2 E3 में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? सर E1 is more stable than E2 and E2 is more stable than E3. वेरी गुड, समझ में आया? यस सर। ठीक है, अमन कुमार बताइए बेटा क्या डाउट है आपका? अमन कुमार रो, बताइए। गुड इवनिंग सर। हाँ, जिनका डाउट क्लियर हो गया है अपना हैंड लो कर सकते हो। ठीक है, हाँ बताइए। गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए। सर जैसे कि सेम चार्ज मूव क्लोजेस देन द एनर्जी इंक्रीज, ये सर कैसे हो रहा है? मतलब सेम चार्ज क्लोजेस हो रहा है तो एनर्जी इंक्रीज जैसे कैसे अगर करेगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को पास में लाओगे तो क्या रिपल्शन होगा या नहीं होगा? सर न्यूक्लियस में ऐसे सर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ रहते हैं, तो प्रोटॉन प्रोटॉन सर अगर एक साथ आएंगे तो वहां पर रिपल्सन तो वहां पर होगा ही। बेटा एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को डोमिनेट करता है। ठीक है, तो सर वहां पे एनर्जी कैसे इंक्रीज कर रहा है? वहां पे अलग फोर्स है बेटा। स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है एक न्यूक्लियन, एक फोर्स होता है न्यूक्लियंस के बीच में, स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो सिस्टम को स्टेबलाइज करता है, वो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज करता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, यस सर। वैसे ही आपका
ही आपका एक स्ट्रॉन्ग फोर्स भी होता है न्यूक्लियन, पॉजिटिव चार्ज है पर वो पास में रहते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स। थैंक यू सर। ठीक है, प्रिंस कुमार बताइए बेटा। जी सर, मैं पूछ रहा था कि जैसे कि हम लोग सोडियम का जो ओड मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते थे तो 281, तो हमारा जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है तो थर्ड सेल में जाकर जाता था, तो इसका मतलब सोडियम के एटम जो होगा उसमें मतलब 3 ही सेल होगा या फिर इनफाइनाइट सेल होगा? नहीं, शेल तो इनफाइनाइट प्रेजेंट होंगे बेटा, पर इलेक्ट्रॉन केवल 3 शेल तक ही आ रहा है। ठीक है सर, एक और है। पूछिए सर, ये जो 4 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन मैग्नेटिक, इसमें से पहले का 3 का सर जो वैल्यू आप लिखवाए हैं सर वो सब इंटीजर्स है, लेकिन लास्ट वाला फ्रैक्शन में। हाँ, अभी अपन पढ़ेंगे स्पिन क्वांटम नंबर, तो वहां पर लर्न करेंगे इसको। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। हाँ, एस के मोहम्मद बताइए बेटा क्या डाउट है। जिसका डाउट क्लियर हो चुका है अपना हैंड लो कर ले। ठीक है, एस के मोहम्मद बताइए। सर ये सर आपने बताया कि ये सर इलेक्ट्रॉन जितने दूर होंगे उतने एनर्जी इंक्रीज होगी सर। नहीं, मैंने ये नहीं, मैं किससे बोल, इलेक्ट्रॉन किससे दूर हो? न्यूक्लियस से ना? न्यूक्लियस से सर। ठीक है सर, अब जितना इलेक्ट्रॉन्स दूर होता जाएगा उतना पार्टिकल भी छोटा होता जाएगा ना सर? वो छोटा पहले पार्टिकल होगा। सर, वो इलेक्ट्रॉन्स दूर जा रहे हैं तो वो अपनी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी ना सर? हाँ, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, पर क्यों छोटा क्यों होगा पार्टिकल? वही सर, वो इलेक्ट्रॉन जब दूर होंगे तब पार्टिकल्स का साइज कुछ चेंज नहीं होगा सर? किस पार्टिकल की? एटम की बात कर रहे हो आप? जी सर, एटम की। एटम का साइज बढ़ेगा ना बेटा, इलेक्ट्रॉन दूर होंगे। एटम का साइज बढ़ेगा सर? बढ़ेगा, अगर दूर है इलेक्ट्रॉन तो एटम का साइज तो बढ़ेगा ना। ओके, थैंक यू ठीक सर। है, दिव्यांशु सिंह बताइए बेटा क्या डाउट है। सर, हमारा डाउट ये है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो एनर्जी, ये दोनों सेम चीजें हैं, अलग अलग हैं? अलग अलग है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग है, एनर्जी अलग अलग है, पर इनमें एक रिलेशनशिप होता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो एनर्जी कम, एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है तो सिस्टम ज्यादा स्टेबल है। याद रखना, मैंने वर्ड बोला है, एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है। अगर सिस्टम से ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी, बताइए। सर, जब एनर्जी बाहर ज्यादा निकले तो उसका कम बचेगी? कम बचेगी, कम होगी ना, तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो रही है ना। यस सर। तो डिक्रीज हो रही है तो सिस्टम स्टेबल हो रहा है। ठीक है, यस सर। यस अभी ये चीज याद कर लो। ठीक है, यस सर, जो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इसका एनर्जी के साथ क्या रिलेशन होगा? किसके साथ? एजीमुथल क्वांटम नंबर का एनर्जी के साथ? एनर्जी। हाँ, एजीमुथल क्वांटम नंबर का एनर्जी के साथ रिलेशनशिप होता है कि एल इंक्रीज करता है तो जनरली एनर्जी भी इंक्रीज करती है। ठीक है, लेकिन सर जैसे जो एल है ये तो उसकी शेल की सब शेल हुई ना, तो इसमें तो ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं, डिस्टेंस होता है। सब शेल और शेल में? अभी आगे लर्न करेंगे बेटा ये सब चीजें। ठीक है, यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, अपने हैंड लो कर लो सर। एस के मोहम्मद अपना हैंड लोअर कर लो। चंदन कुमार बताइए बेटा क्या डाउट है। सर, ये सबसेल किधर एडजस्ट होता है? क्या, दोबारा बोलिए। सबसेल कैसे, मतलब कहाँ पे होता है सर? ये चीज अपन अगली क्लास में करेंगे बेटा। ठीक है, और सर एल, मतलब एल इंक्रीज हुआ तो एनर्जी भी इंक्रीज कैसे होगी? हाँ करता है। उसका रीजन क्या है सर? ऑर्बिटल का साइज बढ़ जाता है इससे। जब एल इंक्रीज करता है तो साइज बढ़ता है जनरली। ठीक है, अपन इस चीज को लर्न करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में। आज केवल नंबर्स का अपन ने नंबर्स का याद किया है, यूं मानो। ठीक है, हाँ सुभाष बताइए अपना क्या डाउट है। सर मैं ये पूछ रहा था, क्वांटम नंबर है ना, उसमें पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? कौन से क्वांटम नंबर की बात कर रहे हो? जैसे सर आपने बताया ना, सेट ऑफ नंबर।
तो ये सर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? मैंने बताया तो सही बेटा, हर क्वांटम नंबर की वैल्यू मैंने बताई आपको, n इक्वल्स टू 1 2 3, l इक्वल्स टू 0 1 2, ठीक है। ml की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है ये भी मैंने बताया आपको, बताया ना। हाँ सर। अब सुशांत कुमार सिंह बताइए बेटा क्या डाउट है। Good evening, sir. हाँ बोलिए। Sir, for n is equals to 3, how many values of how many s values will exist? हाउ मेनी s वैल्यूज? Yes, sir. S का बताया नहीं सर आपने एग्जांपल, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन। हाँ इसमें बताया नहीं तो कंफ्यूजन किस बात का? आपने कंफ्यूजन क्रिएट किया है वो तो नहीं। तो सर एक बार s का बता दीजिएगा कोई एग्जांपल। अभी आगे सवाल एस का, आप खुद देखो बेटा, मैं एस का भी पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं एस का पढ़ाऊंगा जब आपको पूरे एन को ओके सर। एक और एग्जांपल है सर कि एयर एक में मिनट रुको बेटा, एक मिनट रुको, ये किसकी आवाज आ रही है, मुझे क्लास से बाहर निकालने दो। सर ये किसकी आवाज आ रही है, मुझे क्लास से बाहर निकालने दो, बीच में शोर आया है। सब ध्यान से देखो। हाँ बताइए बेटा। हेलो सर, अगर एयर में आपने कहा विदाउट डस्ट होमोजेनस होगा, तो सर एयर में अगर 0.05% भी अगर डस्ट पार्टिकल होगा तो क्या वो हेट्रोजेनस बन जाएगा? हाँ बेटा, आप यूं समझो कि देखो एग्जैक्ट क्राइटेरिया नहीं है होमोजेनस हेट्रोजेनस में, नहीं समझे आप। होमोजेनस मिक्सचर कैसे बोलोगे? अब आप बोल रहे हो कि सॉल्यूशन आपने बनाया, ठीक है, सॉल्यूशन क्या है बेटा, होमोजेनस के हेट्रोजेनस? होमोजेनस है। होमोजेनस है, तो सॉल्यूशन आपने बनाया वो होमोजेनस है, तो क्या मैं आपके सॉल्यूशंस को देखूंगा तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इसमें एक भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जो डस्ट का ना हो? नहीं बोल सकते ना, एक वैरायटी होती है। सेम चीज अगर ज्यादा बड़े लेवल पे अगर समझोगे तो होमोजेनस मिक्सचर हेट्रोजेनस, अब इन दोनों के बीच में एक कोलाइडल सॉल्यूशन भी आता है, ठीक है। थैंक यू सर। यश कुमार बताइए बेटा क्या डाउट है। हेलो सर, आपने जो स्टेबिलिटी का एग्जांपल दिया था जिसमें E3 सबसे दूर था न्यूक्लियस से, हाँ तो सर उसका तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा, तो उसमें सबसे कम एनर्जी होगा। नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा तो एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। मैंने एनर्जी रिलीज बोला था वहां पर। तो अगर किसी पार्टिकल का फोर्स ऑफ अगर वो ज्यादा दूर है तो वो ज्यादा एनर्जी होल्ड फोर्स ऑफ करेगा। अट्रैक्शन से कौन देख रहा है? मैंने कब बताया आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से? मैंने तो ये बोला है ना, तो अपोजिट आपने चार्ज बोला ना सर, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा तो अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। मैंने क्या बोला, अपोजिट चार्ज अगर दूर जाएंगे तो आपके पास एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा, बताइए। बढ़ेगा। बढ़ेगा ना, तो अपोजिट चार्ज दूर है तो एनर्जी बढ़ा कि घटा, बस। ठीक। हाँ ये प्रशांत दीक्षित, दीपांश कुमार मीना, मैं इनको क्लास से बाहर निकालता हूँ। ठीक है। यश कुमार आपका डाउट हो गया बेटा। मीनल सोनी बताइए बेटा। कैसा? हाँ बोलिए सर बेटा। मेरा डाउट था कि ऑर्बिटल आपने बताया था, ऑर्बिटल मतलब क्या शेप होता है? आपने ये भी बताया कि जो एल होता है वो ऑर्बिटल की शेप को डिनोट करता है, तो उसका शेप चेंज भी हो सकता है किसी भी तरह से। मैं ये चीज कल समझाऊंगा बेटा, कल आपके ऑर्बिटल्स वगैरह सबशेल वगैरह पे डिस्कशन होगा, ठीक है। कैसा? और सर एक और चीज पूछनी थी, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसे एक और बार समझा सकते हैं? हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी बेटा पूरा ही नहीं हुआ है, चिंता क्यों कर रहे हो, ठीक है मीनल बेटा। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अभी स्टार्ट ही नहीं किया बेटा, अपन तो उससे रिलेटेड क्वांटम नंबर पढ़ रहे हैं, ठीक है। यस सर। और इसमें एक और चीज पूछनी थी, जैसे आपने बताया कि जितने भी
शेल नंबर है, सब शेल नंबर जैसे बढ़ते जाएंगे ऐसे उनके अंदर जो कंपोनेंट है वो भी बढ़ते जाएंगे। ऐसे फर्स्ट शेल है उसमें 1 सब शेल होगा, सेकंड शेल में 3 सब शेल्स होंगे ऐसे। सेकंड शेल में 3 सब शेल होंगे कि 2 होंगे? 0 और 1? यस सर, यस सर। ठीक है। और थर्ड शेल में कितने होंगे? तो 0 1 2। ठीक है, ठीक है। यस सर। ओके बेटा। एडविन पॉल बताइए बेटा, क्या डाउट है? सर मैं जानना चाहता था कि जो हम अभी क्वांटम नंबर पढ़ रहे हैं वो हमें आगे जाके किस फील्ड में यूज हो रहा है, या आगे फ्यूचर में बेटा हमें। ये ऐसे बड़े बड़े सवाल अभी ना किया करते हैं अपन केवल लर्न करते हैं। हम छोटे मोटे बच्चे हैं, ठीक है। हम ऐसे बड़े बड़े सवाल अभी ना करते हैं। अब चुपचाप आप तो जो सिखा रहा हूँ वो सीखो, काम आ जाएगा जहां आना होगा, ठीक है। जी सर, एक और बात सर, हाँ। अगर अभी इलेक्ट्रॉन्स के जो शेल हैं वो न्यूक्लियस से अगर दूर होते जाएंगे तो क्या उनका चार्ज बढ़ता जाएगा सर? इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे तो नहीं, इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज सेम रहता है बेटा। सेम रहता है तो एनर्जी क्या बढ़ती रहती है सर? एनर्जी बढ़ती रहती है। अपोजिट चार्ज दूर जाते हैं तो इनकी एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। मनदीप किरण बताइए बेटा, क्या डाउट है? मनदीप किरण बताइए बेटा, क्या डाउट है? हाँ सर। सर ये पूछना था कि जैसे कि n की वैल्यू 4 रखने पर जो ml था वो सर वो 16 कैसे हो गया, मतलब ये थोड़ा डाउट है। अच्छा, डायरेक्ट आप n से ml को जंप कर रहे हो, बीच में क्या आएगा बताइए बेटा। सर l आएगा। l कितने होंगे? n = 4 है तो सर 0। और सर l होगा n माइनस सर 3। पूरा बताओ, l की वैल्यू क्या क्या होगी? n = 4 है तो सर n की वैल्यू मैंने 4 क्या है तो लिखा हुआ है वहां पर? l सर उसमें लिखा हुआ है कि 0 से लेकर n-1 तो 0 1 2 एंड 3। ठीक है। अब l = 0 के लिए ml की वैल्यू कितनी होगी बताइए? l = 0 के लिए हाँ, l = 0 के लिए क्या होगी सर? ml की वैल्यू ml की वैल्यू l = 0 के लिए 0 होगी। और l = 1 के लिए -1 0 और 1। l = 2 के लिए -2 -1 0 1 एंड कर 2। लोगे सर? आप कर लोगे खुद से? सर ये 4 है तो सर ये तो टोटल 24 हो गया ना। अरे भैया लिख के कैलकुलेट भी तो कर लो, क्या मन में सारी चीजें बोल रहे हो? देखो तो सही। l = 3 होगा ना? l = 3 के लिए क्या होगा? सर -3 से लेकर 3 तक। कितना हुआ? -3 से लेकर 3 तक 7। हाँ और इसके लिए कितना हुआ? -2 से 2 तक 5। 7 और 5 12। 12। फिर l = 1 के लिए सर 3 वैल्यू होंगी। 15। फिर l = 0 के लिए 0 सर 0 1, एक वैल्यू होगी 0। तो कितने हो गए? 15 और 1 16। 16। तो इसमें क्या दिक्कत है हाँ सर बेटा? नहीं सर मैंने वो 4 भी काउंट कर लिया था इसलिए। ठीक है। आकांक्षा कुमारी थैंक यू सर। बताइए बेटा। आकांक्षा कुमारी बताइए बेटा, क्या डाउट है? श्रीधर शिवाजी बताइए बेटा, क्या डाउट है? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर जो आपने आइसोइलेक्ट्रॉन की स्पीशीज बताई थी
उसमें हमारा हमारा डाउट है पूछिए। सर, वो आपने कैसे डिवाइड किया वो मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए बेटा, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम थे उनको मैंने एक तरफ डाल दिया। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब यही है ना। आइसोइलेक्ट्रॉनिक की डेफिनेशन क्या है? आर दो स्पेसिस इन विच टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम। तो क्या काउंट करोगे आप? सर टोटल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन काउंट। बस तो फिर वो कर लो काउंट। ठीक है। ओके सर। भास्कर सिन्हा बताइए बेटा क्या डाउट है? सर हमको सर एजीमुथल क्वांटम नंबर समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया इसमें? सर एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या समझ में नहीं आया इसमें? सर इसमें सर समझ में आया शेप ऑफ ऑर्बिटल सर एनर्जी। ये चीज मैंने अभी बताई ही नहीं है आपको, कल बताऊंगा इस चीज को। तो और बताइए। और सर कुछ नहीं सर। हो गया ना बाकी तो? अब मुझे ये बताओ कि आप अभी तक इसलिए परेशान हो रहे थे जो चीज मैंने अभी पढ़ाई नहीं। बताओ। तो थोड़ा विश्वास रखो बेटा, चिंता मत करो, सब चीजें पढ़ा दूंगा। ठीक है। आकांक्षा कुमारी बताइए बेटा क्या डाउट है? आकांक्षा कुमारी बेटा मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही। सोनम कुमारी बताइए बेटा। ये चैट मैंने शायद एवरीवन पे कर दी है ना? आपको जो भी आ रहा है देख लो। हेलो बताइए सर। बेटा। हाँ सर जब सेम चार्ज मूव करता है क्लोजर तो उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है और एनर्जी डिक्रीज करता है ना? सेम चार्ज क्लोजर मूव करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, एनर्जी डिक्रीज करती है। हाँ नहीं, स्टेबिलिटी सेम चार्ज अगर पास में आएंगे बेटा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, एनर्जी इंक्रीज करेगी। सोचो ना, रिपल्शन होगा ना। सर तो अगर अपोजिट चार्ज मूव करेगा अपार्ट तो? अपार्ट मतलब दूर है बेटा वो। यार आप लोगों का इसमें गलती आ रहा है मेरे को लग रहा है। इसको मैं चेंज ही कर देता हूँ। मूव क्लोजर, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस एंड एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, हो गया। जो भी ग्रुप बनेगा उसमें लड़कियां ज्वाइन नहीं करेंगी। ठीक है, जो भी ग्रुप बनेगा उसमें लड़कियां ज्वाइन नहीं करेंगी, केवल लड़के ज्वाइन करेंगे। ठीक है। हेलो सर, मैं आकांक्षा। आपने मेरा माइक ऑन नहीं किया है। बेटा मैंने माइक आपका ऑन कर रखा है। पर फोन ही हाँ ठीक है बेटा, ऐसे बता दो क्या डाउट है बेटा। एक्ट पे भी बता रही हूँ। हाँ। सर ये पूछना था कि इसमें जितना पीरियोडिक नंबर सब यूज हो रहा है और एटॉमिक नंबर तो वो सब याद करना पड़ेगा टोटल। हाँ मैंने बताया ना आपको, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 36 तक आपको याद करना है। और उसके आगे का भी जरूरत नहीं है? उसके आगे का बाद में देखेंगे बेटा, पहले 1 से लेकर 36 तक याद करो। ओके सर। और मुझे ये भी पूछना था कि जैसे आपने Na का 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया है, उसके नीचे आपने ये एक्सप्लेन किया था क्या 1s² + 2s² ये सब? नहीं किया था एक्सप्लेन। नहीं किया था। ओके सर। और मुझे एक बात पूछना था सर। हाँ पूछिए। हाँ सर, बस इतना ही हो गया। सर एवरीवन ओपन कर दीजिए सर। सोनम कुमारी बताइए बेटा क्या डाउट है। सर मेरा हो गया। ठीक है, अपना हैंड लो कर लो बेटा। मनशा साहू बताइए बेटा। मानसा साहू बताइए क्या डाउट है। सर हाँ सर जैसे कि अगर एक्सिमम क्वांटम नंबर की अगर एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की भी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो हमें लाइक एल की एनर्जी की जरूरत ही क्या है? लाइक वो तो उसके अंदर ही आएगा तो उसकी एनर्जी भी इंक्रीज ही होगी
कि वो अलग हो सकती है? नहीं, इंक्रीज होती है, पर जब दोनों कंबाइन होते हैं तब ये गड़बड़ करते हैं, ठीक है। नहीं आप सर, तो मतलब n के अंदर ही l होता है, तो अगर n की वही एनर्जी बोल रहा हूँ, बढ़ेगी। जब दो अच्छा है, मुझे बताइए। n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है, हम्म, n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 0 है। हम्म, नहीं, n की वैल्यू n की वैल्यू 3, हाँ, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0। तो बताइए n के अकॉर्डिंग किसकी एनर्जी ज्यादा है? n केवल के n को according। देख, n के अकॉर्डिंग। तो n के अकॉर्डिंग आप देखोगे n इक्वल टू 4 वाले की एनर्जी ज्यादा है, पर l के अकॉर्डिंग देखोगे तो थर्ड वाले की l इक्वल टू 2 वाले की एनर्जी ज्यादा है, पहले ग्रुप की। कंफ्यूजन आया नहीं आया आपको दोनों में? यस सर। इस चीज को अपन आगे देखते हैं, ठीक है। नहीं सर, लेकिन वो तो उसके अंदर ही आ रहा है, तो उसकी भी बढ़नी चाहिए ना, वो तो उसके अंदर ही है। पर वो तो ऐसा उसमें, हुआ नहीं ना, ऐसा हुआ नहीं ना, बड़ी नहीं ना, तो ऐसा वो तो क्यों नहीं कम हो होता गई। है? वो चीज आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अच्छा अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू। ऐश्वर श्रीवास्तव, बेटा बताइए क्या डाउट है? गुड इवनिंग सर। हाँ सर मेरे को ये डाउट था सर, जब हम लोग कभी रिएक्शन कराते थे तो हम लोग एन एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते थे एटम को, ताकि उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए। तो सर जब हम लोग उसको एक्स्ट्रा कैसी एनर्जी प्रोवाइड करते थे। बेटा, ये आपने अलग अलग चीजें एक साथ असेंबल करके दे दी है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ओके सर। मतलब ये चीज आप आगे जब रिएक्शन पढ़ोगे ना, तब आप इस चीज को यस सर। विजुलाइज करोगे, ठीक है। अभी इस चीज के बारे में ओके सर। चिंता ना करो, ठीक है। जयेश गौतम, बताइए बेटा क्या डाउट है? सर मेरा डाउट था कि जब आपने फर्स्ट लेक्चर में फिजिकल क्लासिफिकेशन कराया था तो उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस बताई थी, तो प्लाज्मा स्टेट और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इसमें काउंट नहीं होता है क्या? होता है, इसी में होता है। यस सर, यही था बस। ठीक है। आदित्य अग्रवाल, बताइए बेटा क्या डाउट है? सर बोलिए। सर आपने बताया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, तो इसमें जो m है और n है ये नीचे ऊपर है या फिर एक साथ में लिखे हुए हैं? नहीं, नीचे होता है। एल ऐसे सबस्क्रिप्ट आता है नीचे, एम या नीचे एल, ठीक है। ओके सर। और एक डाउट और सर, जैसे आपने बताया n इक्वल टू 4 है, तो उसकी वैल्यूज l की अपनी होगी 0, 1, 2 एंड 3। सर l इक्वल टू 0 में m की वैल्यू अलग आएगी, 1 में अलग आएगी, 2 में अलग आएगी। यस यस यस, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। आयुष बुधोलिया। Sir, I wanted to ask that if the atomic number of an atom is lesser the atomic number of an atom and the lesser the covalency of an atom, then means more stability. बेटा कोवेलेंसी का क्या मतलब होता है, मुझे बताओगे? Sir, covalency means how many atoms are there in the last shell that will react. ये गलत डेफिनेशन है बेटा। कोवेलेंसी का मतलब ये है ही नहीं, ठीक है। एटम की स्टेबिलिटी इस तरीके से डिसाइड नहीं होती बेटा, जो आप बोल रहे हो ना, उस तरीके से नहीं डिसाइड होती, ठीक है। यस सर। राधिका प्रधान, बताइए बेटा क्या डाउट? सर टाइम हो गया। दूसरी क्लास भी है सर। गुड इवनिंग सर। इसके बाद एक और क्लास। सर मेरा डाउट ओपन कर सर, मेरा डाउट इस पे बेटा मेरे को अलाउ नहीं मीटिंग है। एंड कर दीजिए मीटिंग। हेलो। जिनको जाना है वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। हाँ बोलिए बेटा। सर मेरा डाउट स्टेबिलिटी और एनर्जी का था। सर जो पूछिए। सेकंड स्टेटमेंट में है कि एज अ सेम चार्ज मूव क्लोज देयर स्टेबिलिटी डिक्रीज एंड एनर्जी इंक्रीज। सर हाँ। अगर जो डायग्राम है E1 और E2 अगर क्लोज आते हैं तो सर इसकी स्टेबिलिटी तो डिक्रीज हो जाएगी और एनर्जी नहीं बेटा, इंक्रीज हो यहाँ जाएगी। पर तो हाँ, सर जो आपने लिखा वेरी है गुड बेटा, E1 बहुत अच्छा डाउट पूछा आपने। बट इसमें मेजर फैक्टर होगा ना, वो E2 और प्रोटॉन के बीच वाला होगा, ठीक है।
ठीक है। और सर अगर हम इलेक्ट्रॉन क्लोजर वाला लेंगे तो फिर E3 मतलब E1 का सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगा और E3 का सबसे कम। ठीक। ओके थैंक यू सर। सर